हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रतीश और मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप सुपर प्रोडक्टिव हो सकते हैं और किस तरीके से आप अपने हर एक समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे तरीके जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरे आजमाए हुए तरीके हैं और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। होता क्या है कि हमारे पास हम रेजुलेशन ले लेते हैं नए साल के हिसाब से, पर हम उसको साल के अंत तक कंटिन्यूस कर नहीं पाते हैं। या तो हम बहुत कम कर पाते हैं या फिर बिल्कुल छोड़ दिए होते हैं किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से। तो मैं यहाँ पे आपके फोकस को नजर में रखते हुए, आपके समय को नजर में रखते हुए और आपके पूरे के पूरे टास्क को कैसे ऑर्गेनाइज करके चलना है, यानी कि प्लान के हिसाब से कैसे चलना है, इसके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन पे। और यहां पे आपके सामने है 13 वेज टू बी मोर प्रोडक्टिव। सबसे पहला तरीका है दोस्तों, कीप अ डायरी। क्योंकि देखो, जिसके पास डायरी है ना और जो प्लानिंग से चलता है वो इंसान हमेशा सक्सेसफुल होता है। अभी पिछले साल मैं एक आईएएस का इंटरव्यू सुन रहा था जो रैंक वन आया, यानी कि जो यूपीएससी के एग्जाम में इसने टॉप किया, रैंक वन। मैं उनकी इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं हर दिन डायरी लिखता था और डायरी में अपनी प्लानिंग करता था, और अगर मैं अपनी प्लानिंग का 60% भी कट जाता था तो मुझे लगता था कि चलो मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया, मैंने काम किया है। यानी कि आप हमेशा एक डायरी रखो और हर एक काम प्लानिंग के हिसाब से करो। ऐसा कहते हैं कि आप मूवी देखने जाओ लेकिन वो आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए। आप बिना प्लान कुछ ना करें। एक सक्सेसफुल इंसान में और एक पुअर इंसान में जो सबसे बड़ी अंतर है वो है, एक पुअर इंसान कभी कुछ भी प्लान नहीं करता है। उसके मन में आया कि ये काम करते हैं, कर लिया। इसके मन में आता है दूसरा काम मिल गया, कर लिया। किसी दोस्त ने बुलाया, चले गए। कोई मूवी आई, निकल गए। नहीं, आप हर काम करो, पर वो आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्पॉन्टेनिटी के साथ काम करोगे, यानी कि जो चीज दिमाग में आ गया वही करने लग जाओगे, तो आपका जो इंपॉर्टेंट काम था ना वो रह जाएगा और ये आपकी बीइंग में आ जाएगा। आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जो किधर भी निकल जाता है। तो हर एक काम को आप एक जगह देते जाएं। मानता हूं कि हर एक काम, हो सकता है कुछ काम बहुत अर्जेंट आएगा, अगर उसको करना पड़ जाता है तो करिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हमेशा हमेशा प्लान के हिसाब से चलें। और अगर आप प्लान के हिसाब से चलोगे, अगर अपनी लाइफ को आपने प्लान कर लिया तो बहुत अच्छा होगा। एक कोटेशन भी है कि इफ यू आर प्लानिंग टू फेल, यू आर फेलिंग टू प्लान। सॉरी, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। आई एम सॉरी। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू बी फेल्ड। ठीक है, तो ये कोटेशन है कि आपका प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्योंकि एक और कोटेशन मुझे याद आ रहा है कि अ इडियट विथ अ प्लान कैन डिफीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। यानी कि एक बेवकूफ इंसान भी अगर अपने प्लान के साथ चले तो वो इस इंसान को हरा सकता है जो जीनियस है अपने फील्ड में। ठीक है, तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए कीप अ डायरी। अपने सारे थॉट्स को लिखिए, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए डेट्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। टाइम ब्लॉक किया कीजिए, जैसे कि इसमें मैं कहूंगा आप टाइम ब्लॉक कीजिए। टाइम ब्लॉकिंग मेथड एलॉन मस्क यूज करते हैं, वो कैल न्यूपोर्ट यूज करते हैं, डीप वर्क के जो राइटर हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा बताया टाइम ब्लॉकिंग के बारे में। उनका एक जर्नल भी आता है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। उनका एक वीडियो देख लेना आप यूट्यूब पे कि हाउ कैन यू ब्लॉक द टाइम एंड कैन यू हाउ कैन यू वर्क इन दैट टाइम। तो सेकेंड थिंग इज कीप अ व्हाइट बोर्ड। कीप अ व्हाइट बोर्ड में क्यों बोला, जब डायरी है तो फिर व्हाइट बोर्ड की जरूरत है। क्योंकि जब हम डायरी बंद कर देते हैं ना तो फिर हमें कुछ नहीं दिखता है डायरी में। फिर क्या हो जाता है, हमें लगता है कि यार हमने तो सब कुछ कर लिया है, अब हमें मतलब प्लानिंग कर लिया, अब आपको आपने डायरी खोला ही नहीं, आपको याद ही नहीं रहा। तो आप क्या करें, अपने घर में एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड लगा लें। मैंने भी लगाया है, मेरा व्हाइट बोर्ड 4x3 का है, 4x3 फीट। ठीक है, तो आप इस तरह से कह रहे हैं, मतलब 4x3 4x4 का आप व्हाइट बोर्ड ले लें और पूरे व्हाइट बोर्ड में अपने एक हफ्ते की प्लानिंग लिख दें कि मुझे ये टास्क पूरे करने हैं, मुझे ये टास्क पूरे करने हैं। पूरा का पूरा लिस्ट लिख दें, कौन से टाइम में कौन सा करना है, और उसको फिर गोल सर्किल कर दें। यानी कि जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है उसको गोल सर्किल कर दें। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। जब भी आप वो आप अपने बेडरूम में रख सकते हो, या फिर आप अपने वर्किंग जो आप जहाँ पे आप काम करते हो, जो आपका अगर स्टडी रूम है या आपका वर्क प्लेस है, वहां पे रख सकते हो। आपकी नज़र में हमेशा दिखेगा कि आपके कौन कौन से काम आपने सोचे हैं और करना बाकी है। मैं एक काम और करता हूँ, मैं डायरी में तो लिखता हूँ, साथ में ही अपने व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ जो भी मेरे को आइडिया आते हैं। मैंने कॉर्नर पे सब कुछ लिख रखा है। मेरे दिमाग में ये आइडिया या एक छोटा छोटा कीवर्ड आप वहां लिख देते हो। जब ना, तो आपको ख्याल रहता है कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, क्योंकि आपको आते जाते हमेशा वो दिखता रहेगा। तो एक व्हाइट बोर्ड रखें। व्हाइट बोर्ड प्लानिंग के मामले में बहुत काम आता है मेरे। दैट इज, जब मुझे कुछ सोचना होता है तो माइंड मैप उस पर मैं बनाता हूँ कि बीच में एक सेंट्रल आइडिया ड्रॉ किया, फिर वहां से माइंड मैप ड्रॉ किया बहुत सारा। तो ये बहुत काम आएगा आपको
प्रोडक्टिव होने में। हैव अ कैलेंडर। अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि सबके घर में कैलेंडर होता है यार। कैलेंडर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कैलेंडर आपको दो चीजों में मदद करता है। एक होता है कंसिस्टेंसी, यानी कि कई बार हम ऐसा होता है कि हम कोई काम करते हैं पर उसको दूसरे दिन नहीं करते, या 4 दिन क्या 5वें दिन मिस हो गया, छठे दिन मिस हो गया। और कई बार अगर हम आपके सामने कैलेंडर ना रहे, बिल्कुल दिख ना रहा हो कि कैसे मैं ग्रो कर रहा हूं डे बाय डे। अगर आजकल क्या हो गया कि लोगों के मोबाइल फोन में होता है डेट का टाइम, कि आज कौन सा डेट है, उससे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो कि कैसे मेरा दिन निकल रहा है एक एक दिन करके। तो आपके सामने एक फिजिकल कैलेंडर होना चाहिए 30 दिनों का, ठीक है। और आपको दिखना चाहिए कि आज ये दिन क्रॉस हो गया, अब इस दिन को मैंने ये प्लान कर रखा है, ये दिन ऐसा क्रॉस हो गया। आपको हर कुछ दिखना चाहिए। अगर आपको हर कुछ दिख रहा है ना, सुपर, बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हो। आपका काउंटडाउन कैलेंडर भी होना चाहिए कि कितने दिन बाकी हैं, आज 10 दिन बाकी हैं, 9 दिन बाकी हैं, वो काउंटडाउन कैलेंडर भी आपके सामने। देखो, ये सारा कुछ मोबाइल में भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको मोबाइल में रखने की नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फिजिकली रखिए, सामने दिखते रहना चाहिए। उसके बाद हैव एन आवरली, सॉरी ये डायरी नहीं होगा, यहां पे होगा अलार्म, ठीक है। हैव एन आवरली अलार्म। आवरली अलार्म का मतलब क्या होता है कि एक एक ऐप है, वो आवरली आपको इन्फॉर्म करता रहेगा। आवरली नहीं, बल्कि उसमें आप कुछ भी सेट कर सकते हो। उसमें आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर, कुछ भी आप सेट कर सकते हो कि इतने देर बाद वो अलार्म बजेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपको अवेयर कराएगा कि आप क्या कर रहे हो उससे। कई बार क्या होता है, मान के चलो हम किसी काम में गए और उस काम में कोई डिस्ट्रैक्शंस आ गया, मतलब किसी का फोन आ गया, अचानक से कुछ चल गया, कोई गेस्ट आ गए। तो अगर आप उनसे बातें किए ही जा रहे हो, किए ही जा रहे हो, किए ही जा रहे हो, तो आपको ख्याल ही नहीं रहता कि कब वक्त निकल गया, है ना। तो आपका वो आवरली टाइमर, उसमें आप सेट कर दो 30 मिनट। और उसमें आप ये भी कर सकते हो कि कितने टाइम से कितने टाइम तक बजना चाहिए, यानी कि आप उसमें, जैसे कि आपका वर्किंग आवर मॉर्निंग 10 o'clock से शुरू होता है, शाम को 6 बजे खत्म होता है, तो आप 10 o'clock से 6 o'clock तक एवरी 30 मिनट्स आप सेट कर दो, वो एक साथ हो जाएगा। फिर हर एक 30 मिनट पे आपको, जैसे कि 12 आवर्स, 12 30 आवर्स में, 1 o'clock में, 1 30 आवर्स में, ये बजता रहेगा। और ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आप कौन से टाइम में, आपको याद रहेगा क्या काम कर रहे हो, क्या आप सही ट्रैक पे हो। और अगर हो सके तो इसी हर एक 30 मिनट के इंटरवल पे ना एक टाइमर लगा दिखा कीजिए कि पिछले 30 मिनट में मैंने क्या किया और अगले 30 मिनट में मैं क्या करना चाहता हूं। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आखिर कर क्या रहा हूं, क्या मैं प्लान के हिसाब से चल रहा हूं। अगर आप प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे हो ना, तो वहां पे अपने आप को फिर से ट्रैक पे लाने की कोशिश कीजिए। तो दिस आवरली टाइमर इज ऑसम, आप इसको जरूर यूज कीजिए, आवरली टाइमर या आवरली अलार्म। उसके बाद है अवेयरनेस क्वेश्चन। हर एक इस अलार्म पे अपने आप से पूछिए कि हु एम आई। अब वो हु एम आई क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि क्योंकि हम, हर एक व्यक्ति एक रोल अदा कर रहे होते हैं। इफ यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, और आपका धर्म, आपका ईमान, सब कुछ आपका पढ़ाई है, आपको पढ़ाई करना है। अगर आप कोई बिजनेस में हो, अगर आप कोई इंप्लॉय हो, तो वहां पे इंप्लॉय का, या अगर आप सेल्स में हो तो सेल्स ही आपका काम है। तो आप सेल्स के लिए क्या कर रहे हो, आपने जो टारगेट लिया उसके लिए क्या कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो वो मैं क्यों कर रहा हूं। कई बार अगर सही कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। अगर मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मैं प्लानिंग क्यों कर रहा हूं, क्यों मैंने पहले प्लानिंग नहीं की, क्या ये मुझे आगे काम आने वाला है। कई बार ये तब काम आएगा जब आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। मान के चलो आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, और आपको अचानक से ख्याल आएगा ये मूवी क्यों देख रहा हूं मैं, अगर मैं यही करता रहा 2-3 साल तक तो क्या होगा। अगर मैं हर दिन इस काम को, 20 मिनट आज मेरे खर्च हो गए, अगर हर दिन 20 मिनट करूं तो कितना टाइम जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे आप अपने आप से सवाल पूछोगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, आपका दिमाग वहीं पे स्टॉप हो जाएगा उस काम को लेके। आपका एक्साइटमेंट जो गलत काम के लिए जा रहा था वो रुक जाएगा वहां पे। हमेशा अपने आप से पूछो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। अगर मैं ये काम करूंगा, और आज भी किया, कल भी किया, और डेली हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है मेरे पैटर्न में, तो मैं कहां पहुंचूंगा। ये अवेयरनेस आपको सीधा प्रोडक्टिविटी पे लाकर दे देगा, रख देगा आपको। क्योंकि आपको ख्याल आ जाएगा कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। देखो, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। आपको, यू डू नॉट नीड मोर टाइम, यू नीड लेस डिस्ट्रैक्शंस। यू डू नॉट नीड मोर टाइम, यू डू नॉट नीड, यू नीड लेस डिस्ट्रैक्शंस। आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शन चाहिए दोस्त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप ना हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रखा कीजिए अपने काम का। क्यों मैं बता रहा हूं ये? क्योंकि ये आपको दिखाता है कि आपका ग्राफ कैसे जा रहा है, ऊपर या नीचे, आपके आउटपुट के हिसाब से। देखो, अगर आप YouTube पे देखोगे ना, अगर आपका YouTube पे चैनल है, तो YouTube पे जैसे जैसे आपका ग्राफ ऊपर जाता है, यानी कि वीडियो आपके लोग ज़्यादा देखते हैं, ग्राफ ऐसे जाता है। अगर आपने 2 दिन वीडियो नहीं बनाया तो आपका ग्राफ गिरने लग जाता है, फिर ये ग्राफ ऊपर जाता है। ये ना मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे कब वीडियो बनाना है, कब नहीं बनाना है, मतलब मैं कैसे चल रहा हूँ, मेरा ग्रोथ कैसे चल रहा है। तो हमेशा अपने ग्रोथ को ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे दिखा कीजिए कि मेरा ग्रोथ ऊपर जा रहा है, इसमें हो या बार ग्राफ में हो, कि ये ग्राफ ऐसा गया, एक दिन मैंने 5 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन 1 ही घंटे पढ़ाई की, तीसरे दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली, तो ये कांस्टेंट ग्राफ नहीं जा रहा है मेरा। या फिर अगर इसको आप ऐसे देखोगे, तो एक दिन मैंने इतनी ऊंची पढ़ाई की, फिर बिल्कुल पढ़ाई गिर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए, बल्कि आपको कोशिश करना चाहिए आपका ग्राफ ऊपर ही जाता जाए। कोशिश करें कि ग्राफ या तो ऊपर जाए, या मिनिमम केस में ग्राफ हॉरिजॉन्टल जाए, नीचे ग्राफ नहीं आना चाहिए। तो अगर आपका जो भी आउटपुट आ रहा है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप जॉब में हो, अगर आप सेल्स में हो, तो आपके कितने ज्यादा रेवेन्यू आ रहे हैं, उसका ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। क्योंकि द थिंग्स यू कांट मेजर यू कैन नेवर इंप्रूव, द थिंग्स यू कैन नॉट मेजर यू कैन नेवर इंप्रूव। तो आपको ये ग्राफिकल तरीके से मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको आपके दिल को एक धक्का देता है कि ओह, ये ग्राफ नीचे जा रहा है। ये एक इमोशनल तरीका होता है खुद को प्रोडक्टिव रखने का। ठीक है, से नो टू मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग दोस्त, जितने भी किताब हैं, आप एटॉमिक हैबिट को ले लीजिए, आप वन थिंग बुक ले लीजिए, आप इसके अलावा डीप वर्क ले लीजिए, दुनिया के जितने ज्यादा किताब हैं, हर किताब प्रोडक्टिविटी के बारे में एक ही चीज कहती है कि दोस्त, मल्टीटास्किंग दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है। आप एक बार में 2 काम नहीं कर सकते। आपका जो दिमाग है वो काम को स्विच कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने काम ए किया, काम ए से काम बी पे जैसे गए, तो आपके दिमाग आपका स्विच हुआ है। ऐसा नहीं कर रहा है कि वो एक काम ए को और काम बी को भी कर रहा है। अगर वो दोनों कॉग्निटिव काम है, यानी कि दिमाग से होने वाले काम है, तो एक बार में दिमाग 2 कामों को नहीं सोच पाता है। एक स्टडी कहती है कि मल्टीटास्किंग इज मोर इंजरियस देन स्मोकिंग अ सिगरेट। ठीक है, या फिर एक सर्वे में कहा गया है कि इट इज ऑलमोस्ट टेकिंग 7 सिगरेट्स। अगर आप 1 घंटे कोई मल्टीटास्किंग काम करते हो, तो लगभग 7 सिगरेट पीने के बराबर हार्म करता है ये आपके दिमाग को। जितना मल्टीटास्किंग करता है उससे ज़्यादा, मतलब जितना स्मोकिंग करता है उससे ज़्यादा आपके दिमाग को मल्टीटास्किंग हार्म करता है। क्योंकि आपकी दिमाग का पूरा एनर्जी चूस लेता है। आप 2 चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और दिमाग कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहा है। आपको क्लियर फोकस चाहिए अपने काम पे, इसलिए एक बार में एक ही काम कीजिए। हाँ, उस काम को स्पीड से करने की कोशिश कीजिए, टाइम ब्लॉक के साथ कीजिए। अगर आपके पास कम टाइम है, 1 घंटे टाइम है, तो आधे घंटे इसको कीजिए, आधे घंटे उसको कीजिए, लेकिन दोनों काम को एक साथ मत कीजिए। ये काम नहीं आएगा लॉन्ग टर्म में। कहते हैं कि जब भी आप किसी काम से दूसरे काम पे जाते हो, तो माइंड को स्विच करना पड़ता है। वहां पे एक रेसिड्यू जाता है। रेसिड्यू मतलब इस काम का ख्याल रह जाता है आपके मन में जब आप काम बी पे जाते हो, और वहां पे स्विच करने के लिए एक ट्रांजिशन टाइम लगता है। तो उस टाइम में आपके मन में दोनों विचार चल रहे होते हैं, और वो दोनों विचार आपको कहीं के नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेसिडुअल होता है वो। आगे चलता हूं। यूज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक आपको पता होगा कि 25 मिनट हम काम करते हैं, 25 मिनट काम करते हैं, और इसके बाद मिनट। ठीक है, तो पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है कि 25 मिनट आप काम करिए, 5 मिनट का रेस्ट कीजिए। ठीक है, ये एक पोमोडोरो कहलाएगा। ये पूरा का पूरा मिला के एक पोमोडोरो कहलाएगा। फिर आप 25 मिनट काम कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे 4 टाइम के बाद आप 15 मिनट का डायरेक्ट ब्रेक लीजिए, लंबा ब्रेक। 4 पोमोडोरो के बाद ये एक हो गया, ये 2 हो गया, फिर ऐसा 2 बॉक्स और बना लीजिए, और इसके बाद आप ब्रेक लीजिए। क्यों ये काम आता है? क्योंकि पोमोडोरो टेक्निक सबसे डिफाइंड टेक्निक है काम करने का। हमारा जो ब्रेन है वो 25 मिनट से ज्यादा किसी काम पे फोकस नहीं कर पाता है। अगर आप कोई काम लगातार करना चाहते हो और बहुत इफिशिएंसी से करना चाहते हो, तो आप पोमोडोरो जरूर यूज करें। पोमोडोरो के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि वो 25 मिनट तक थोड़ा थोड़ा टिक 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 करता रहता है, तो आपका फोकस रहता है कि अभी मेरा काम करने का टाइम है। आपके दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन मिल जाता है। दूसरा, आपको यह भी पता होता है कि काम सिर्फ 25 मिनट ही करने हैं। यानी कि जब आपको स्प्रिंट दौड़ना हो, आपको 100 मीटर ही दौड़ना हो, तो आप बहुत तेज भागोगे, क्योंकि आपको पता है 100 मीटर के बाद रुकना है। लेकिन जब आप मैराथन में दौड़ते हो या आपका जो लॉन्ग जर्नी होता है, तो आपको पता ही नहीं रहता कब तक चलेगा। जैसे मान के चलो
आप जब मूवी देखने जाते हो तो मूवी पूरी देख के आते हो, लेकिन अगर आपको सीरियल देखना पड़े तो आपका कम चांसेस है कि आप सीरियल डेली देख पाओगे, क्योंकि उसका कभी अंत ही नहीं कब खत्म होगा। मूवी में तो अंत है ना, 3 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो यानी कि जब टाइम पीरियड डिफाइन होता है तो आप बहुत तेज भागते हो। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, जब मैं बुक पढ़ा करता था, तो अब मतलब अभी भी करता हूँ मैं, जब मैं बुक पढ़ता हूँ ना, तो जो बुक के इस पढ़ने की जो स्पीड है मेरी बढ़ जाती है जब मैं पोमोडोरो यूज करता हूँ। यानी कि अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे 25 मिनट में मैक्सिमम स्पीड से पढ़ना है, तो उस 25 मिनट में पूरी तेजी से पढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि सिर्फ टाइमर जैसे बजेगा वैसे मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है। यहाँ पे 25 मिनट में वही प्रेशर होता है जो एग्जाम के टाइम में होता है। और इसको अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ती है, क्योंकि आप अपने स्पीड को इंप्रूव कर रहे होते हो। दूसरी बात क्या होती है, जब आप कोई काम बहुत स्पीड से कर रहे होते हो तो आपका 100% फोकस काम पे होता है। याद रखना, जब आप बाइक चलाते हो, जब आप पूरे स्पीड से बाइक चलाते हो, तो आपका फोकस सबसे ज्यादा हाई लेवल पे होता है। वो ऑटोमेटिक फंक्शन है हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का। क्योंकि जब भी माइंड तेज काम करता है वो फोकस हो जाता है, जब भी माइंड स्लो काम करता है वॉन्डरिंग करता है, इधर उधर देखता है। तो ये बहुत तेज तरीका है। यही कारण है कि जब आप एग्जाम में बहुत तेजी से लिख रहे होते हो तो आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है क्लासरूम में, आपका पूरा फोकस लिखने पे होता है। हाँ, स्टैक टास्क इन बैचेज। बैचेज का मतलब होता है कि एक साथ एक तरह के काम को एक जगह स्टैक कर दो। जैसे मान के चलो मार्केटिंग का कोई काम है, तो मार्केटिंग का काम 1, काम 2, काम 3, काम 4, ठीक है, ये सारे काम को ना अभी एक जगह बैच कर दीजिए, एक जगह, ताकि सारे काम को एक साथ बाहर जाऊं तो कर लूं। अगर मान के चलो कंप्यूटर पे कुछ काम है, तो कंप्यूटर को के जितने काम है उसको एक पार्टिकुलर टाइम दे दीजिए। यानी कि मान के चलो सुबह शाम को 2 से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे में कंप्यूटर के जितने काम है सारे एक साथ कर लूंगा। जब आप ऐसे जंप करते रहते हो ना, कि कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हो, फिर अचानक से याद आया कंप्यूटर का काम कर रहे हो, फिर अचानक से याद आया कि राइटिंग का काम कर रहे हो, यानी कि लिखने पढ़ने का कुछ काम कर रहे हो, तो या मीटिंग बीच में गुजार रहे हो, तो क्या होता है, आप कम प्रोडक्टिव हो पाते हो, क्योंकि आपको बार बार फिर काम स्विच करना पड़ रहा है। आपका कम्यूटेशन में टाइम जाता है, रेस्टिड्यूल में टाइम जाता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए काम को स्टैक करने की। और काम को स्टैक करने का एक और फायदा होता है कि आदत बनती है। जैसे कि सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हो, यू ब्रश योर टीथ, ठीक है, आप सबसे पहले दातुन करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उसको आपने स्टैक कर रखा है, जैसे सो के उठूंगा दातुन करूंगा, उसके बाद वॉशरूम जाऊंगा, या फिर मान के चलो आप नहाओगे। तो हर एक काम के बाद दूसरा काम स्टैक्ड है आपकी लाइफ में। उसी तरीके से जिस चीज को आप स्टैक कर देते हो ना, जैसे कि खाना खाने से पहले हाथ धोऊंगा, खाना खाने के बाद हाथ धोऊंगा, ये तीनों काम, यानी कि हाथ धोना, खाना खाना, फिर हाथ धोना, ये स्टैक्ड है आपस में, ये एक बैचेज में चलता है हमेशा। उसी तरह से कुछ काम को स्टैक कर दीजिए, से क्या होगा ना, आपकी आदत छूटेगी नहीं, हमेशा ये आदत बनी रहेगी। और ये आपको एटॉमिक हैबिट में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना वहां से। 2 मिनट रूल, ये भी वहीं से आता है, एटॉमिक हैबिट से। ऐसा कोई भी काम जो सिर्फ 2 मिनट में हो सकता है या 2 मिनट के अंदर हो सकता है, उस काम को कर लेना चाहिए। और दूसरा 2 मिनट रूल ये भी कहता है कि अगर कोई काम जिसका आप इनिशिएशन 2 मिनट में कर सकते हो, अगर आपने उस 2 मिनट मोटिवेशन को रख लिया ना, तो फिर आगे वो काम इनर्शिया की वजह से होते जाता है। जैसे कि मान के चलो कि आप शुरुआत के, जैसे आपको जिम जाना है, तो शुरुआत में क्या करो, आपके जिम में तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 मिनट लगेंगे। आपको अपना गेटअप डालना है, जो भी आप जो भी पहन के जाओगे, अपना यूनिफॉर्म या ड्रेस जो भी आप लेके जाओगे। उसके बाद आपको जूता बांधना है, आपको घर से निकल जाना है, आप निकल गए जिम के लिए। अब इसके 90% चांस है कि आप जिम जाओगे और जिम करके आओगे, क्योंकि आपने जो इनिशियल मोमेंटम था उसको स्टार्ट कर दिया है। जो इनर्शिया था रूम में रहने का, उसको आपने तोड़ दिया है। वैसे जब पढ़ाई करना है तो अगर आप टालते जाओगे तो टलता जाएगा, लेकिन आप क्या करो, किताब लेके बैठ जाओ, कॉपी कलम ले लो, किताब का नोट्स निकालो, और पहला जो भी आप हाईलाइट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो लाइन को, उस लाइन को शुरू कर दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, आपका वो काम शुरू हो जाएगा, आप एक मोमेंटम में आ जाओगे। तो ये 2 मिनट रूल ये भी कहता है कि जिस काम को स्टार्ट करने में 2 मिनट लगता है, उस काम को कर लीजिए। जैसे आप स्टार्ट करोगे, आप उस फॉर्म में चले जाओगे। और इनर्शिया मोशन में भी होता है और स्टैटिक में भी होता है, ठीक है। हर एक चीज, अगर वो कोई पार्टिकल, यानी कि अगर आप मोशन में हो तो आपको रुकना मुश्किल है, अगर आप रुके हुए हो तो आपको चलाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज 2 मिनट रूल को फॉलो कीजिए। हैव ए अकाउंटेबिलिटी ग्रुप। ग्रुप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर आपका अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई पार्टनर है तो 1 से 2 लोग होने चाहिए आपके ग्रुप में, या 3 लोग होने चाहिए, आप हो और बाकी 2 लोग हो, जो आपको अकाउंटेबल रखें। आपने कोई अपना टारगेट बनाया, गोल बनाया कि भाई मैं ये काम, ये सब काम करूंगा, और वो व्यक्ति आपसे पूछ सके कि भाई आपने ये काम किया,
या आपके मन में ये भय रहे कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो ये सारे के सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर मेरी क्लास लगाएंगे कि भाई मैंने ये काम क्यों नहीं किया या मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा। तो ये छोटा सा प्रेशर आपके ऊपर होना चाहिए, तब आप कोई काम को कर पाते हो। यही कारण होता है कि स्कूल टाइम में बच्चे होमवर्क करके जाते हैं, उनको टीचर से ज्यादा बेइज्जती की डर रहती है कि भाई अगर मेरी बेइज्जती हो गई क्लास में तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो एक फोमो मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की सारे लोग अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं यार मैं, तो वो चीज ना आपसे काम करवा लेती है। जब आप किसी को कुछ बोलते नहीं हो ना तो आप अपने मन में काम टालते जाते हो और होता यह है कि वो काम टलता ही चला जाता है बहुत समय तक। इसके बाद हैव योर मेजर्स एंड माइनर्स डिफाइंड। मेजर्स और माइनर्स को डिफाइंड करने क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि आपके लाइफ में ना ये पता होना चाहिए कि आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं बात करूँ स्टडी की, ठीक है, स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट है रीड, राइट एंड रिवाइज, और इसके साथ टेस्ट। ये चार चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस चार चीजों में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो लोग कर ही लेते हैं, टीचर कराई देते हैं, लोग मिस कर जाते हैं रिवाइज और टेस्ट। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मेजर काम जो है ना वो आपका राइट और रिवाइज और टेस्ट है। उसी तरीके से माइनर काम क्या है? माइनर काम है होमवर्क में नोट्स को लिखना, हाईलाइट करना, असाइनमेंट्स तैयार करना, ये सब माइनर काम है। मेजर काम है आप रिवाइज करो तो आपको याद रहेगा जो आपने पढ़ा है, और टेस्ट देते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या चीज याद रह रही है। ठीक है, उसी तरीके से यूट्यूब में अगर आप यूट्यूब का वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। वीडियो एडिटिंग मैं नहीं मानता उतना इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसे टीचर हैं जो बिल्कुल आके पढ़ा रहे हैं, मैं भी ज्यादा वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूं, बिल्कुल रॉ बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लोगों से इमोशनली कनेक्ट होना चाहता हूं। तो यहां पे वीडियो एडिटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट पे ध्यान दीजिए, थंबनेल पे ध्यान दीजिए, टाइटल पे ध्यान दीजिए। अगर आपने ये सब काम कर लिया है, ये सब काम कर लिया तो आपका बाकी सारा का सारा काम आराम से हो जाएगा। तो आपके लिए मेजर काम क्या है? ऐसा कौन सा काम है जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा? और माइनर काम कौन है? ऐसा कौन सा काम है जिसका इंपैक्ट सबसे कम होगा? मैं ऐसे कई सारे स्टूडेंट को जानता हूं जो कोचिंग जाने आने में और फिर पढ़ते पढ़ते थक गए तो चाय पीने जाने आने में ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं बजाय जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के और टेस्ट सीरीज लगाने के। ठीक है, तो आपको अपना मेजर्स और माइनर्स डिफाइन करना हर एक काम है जो आप काम कर रहे हो। ठीक है, इसका जैसे कि बिजनेस है, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेल्स का, तो सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल ही नहीं हो रहा है बिजनेस में तो बिजनेस आपका डूबेगा ही डूबेगा। बिजनेस में आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ आप टीम मीटिंग कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, सिर्फ किए जा रहे हो, लेकिन भाई सेल्स जीरो है, मार्केटिंग जीरो है, एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो वहां पे मेजर्स काम है सेल्स का। इसी तरीके से आपको हर फील्ड में आपको अपना मेजर्स और माइनर्स ढूंढना है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपके लिए सबसे मेजर पॉइंट है कंटेंट, अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाना, उसको क्रिएट करना, रेगुलर बेसिस पे क्रिएट करना। लास्ट टॉपिक है थिंक अबाउट हाउ टू मेक इट इजी। इजी वर्ड यहां पे मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि कोई भी काम आप लंबे समय तक नहीं कर पाओगे जब तक वो काम आपके लिए करना आसान ना हो। कई लोग क्या करते हैं, अगर उनको बोलो ना कि भाई रूटीन बनाओ, वो इतना कॉम्प्लेक्स रूटीन बना लेंगे कि वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। उनको बोले कि भैया आप एक काम करो, आज से वीडियो बनाओ, वो वीडियो में लग जाएंगे, उसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे प्रोसेस को, स्क्रिप्ट लिखना, ये करना, वीडियो एडिटिंग करना, पता चला उनका पहला वीडियो आते आते 10 दिन लग गया। ठीक है, आप परफेक्शनिज्म के तरफ मत जाओ, कॉम्प्लेक्स मत करो चीजों को। शुरुआत में चीजों को जितना इजी रखोगे उतना ज्यादा कंसिस्टेंट बेसिस पे बार बार उस काम को कर पाओगे। मैं इसका बहुत बड़ा समर्थक हूं कि भाई हर एक काम इतना इजी होना चाहिए करना कि उस काम को करने में कोई बल ही ना लगे, कोई मेहनत ना लगे। अगर आप इस तरीके से काम कर पाओगे दोस्त तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। तो ये सारे चीजें थी जिससे आप प्रोडक्टिव हो सकते हो। आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, आपको पूरे पॉइंट में सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा है, आप जरूर कमेंट करके बताएं, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ता हूं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो आप वीडियो में बताइए कि अगला टॉपिक किस चीज़ के ऊपर बनाया जाए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।